हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 से। देखिए यहाँ पर आज आपकी जो है बुक सेकंड चल रही थी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो इसी क्रम में आज यहाँ पर आपका जो है अध्याय नंबर 10वां है, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। इसका आज यहाँ पर हम पार्ट 1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारा नया चैनल रूरल एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारी डेली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की करंट अफेयर सीरीज आती है मॉर्निंग में, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात कर लेते हैं आज के अध्याय की। देखिए आज के अध्याय का ही नाम जो है आपका वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ हैं। तो आज हम यहाँ पर जानेंगे कि हमारी जो वायुमंडल का परिसंचरण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से हमारे यहाँ जो उच्च वायुदाब क्षेत्र और निम्न वायुदाब क्षेत्र वाली जो अभिकल्पना है वो कैसे घटित होती है, क्यों घटित होती है, उन सबका कारण जानेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर स्टार्टिंग जो हो रही है वो बात आप क्लास 8 से 6, 7, 8 से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। विज्ञान में आपने हर जगह पढ़ी होगी कि कोई भी वस्तु हो उसमें अगर हम गर्म करेंगे उसे तो क्या होगा, वो प्रसारित होती है। यानी गर्म करने पर वस्तुएं जो होती हैं प्रसारित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वायु के साथ भी वही होता है। वायु जब गर्म होती है तो फैलने लगती है और ठंडी होने पर क्या होता है, सिकुड़ जाती है। यानी वायु क्या होता है, वायु के साथ भी वही होता है कि भाई गर्म होती है तो फैल जाती है और ठंडी होती है सिकुड़ जाती है। तो ये ठंडे होने पर सिकुड़ना और गर्म होने पर फैलना, इससे क्या होता है, इससे जो वायुमंडलीय दाब है यानी हमारे ऊपर धरातल के ऊपर जो वायुमंडलीय दाब है इसमें भिन्नता स्टार्ट हो जाती है, यानी इसमें डिफरेंस आ जाता है। आप ऑब्वियस सी बात सोचिए, कोई चीज़ फैल रही है और अचानक से सिकुड़ जाए कहीं कहीं पर, तो ऑब्वियस सी बात है एकदम वहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब है वो कम हो जाएगा, कहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे करके जो कम दाब या ज़्यादा दाब जो होता है, जो स्थिति बनती है, उससे क्या होता है कि वायु जो होती है उसकी गति तैयार हो जाती है, यानी वो गति एकदम बढ़ जाती है। यानी कहीं कम हो रही है, कहीं ज़्यादा हो रही है, तो वायु जो होती है गतिमान होकर ये क्या करने लगती है, अधिक दाब वाले क्षेत्रों से न्यून दाब वाले क्षेत्रों में प्रभावित होती है। यानी आप ये बात तो आप जान ही चुके हैं, या फिर ये बात आप जब मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया था, जो आपका जलवायु वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो वहाँ पर मैंने ये अवधारणा बहुत स्पष्टली क्लियर कर दी थी कि जो वायु है, यानी वायु जो होती है हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा वायुदाब होता है तो वहाँ वायुदाब से निकलती है, ठीक है, ऐसे करके निकलती है, और जहाँ पर निम्न वायुदाब के अंदर होता है उस ओर चलती है, क्योंकि वहाँ पर उस चीज़ को भरना है उसे। क्योंकि हमारे यहाँ वायुमंडल का जो ऊपर तंत्र है उस प्रकार का होता है, कोई भी स्थान रिक्त नहीं रहता है। यानी कि यहाँ पर इसे अपने आप साम्यावस्था बनानी होती है। उस साम्यावस्था बनाने के लिए ये करना होता है कि भाई वायु जो होती है उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से चलती है और निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र को भरने के लिए चल पड़ती है। तो हमने जलवायु वाले चैप्टर में ये भी देखा था कि जब ये चलती है तो अपने साथ कुछ नमी ले आती है, तो ऐसे करके वर्षा भी हो जाती है। वो बात हमने जलवायु वाले चैप्टर में देखी भी थी, पढ़ी भी थी। तो वही चीज़ यहाँ पर स्पेशली बताई गई इस चैप्टर में कि भाई जब क्या होता है कि जब वायु चलती है तो वायु जो कहाँ से कहाँ की ओर चलती है, ये उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से न्यून वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर ये प्रभावित होती है। तो देखिए यहाँ पर 1 बाय 1 करके आप नोट डाउन करते जाएंगे कि वायु जो है वो गर्म होने से फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। इससे क्या होता है, इससे वायुमंडलीय दाब में भिन्नता आती है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि वायु गतिमान हो जाती है और गतिमान होकर अधिक दाब वाले क्षेत्रों से ये न्यून दाब वाले क्षेत्रों में प्रभावित होती है। ये आप यहाँ पे नोट कर लेना। अब देखिए आप प्रीवियस चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, वहाँ पर भी लिखवाया था, जो क्षैतिज गतिमान वायु है, यानी आपके धरातल के ऊपर क्षैतिज रूप से गतिमान वायु है। आप ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ये बात तो आप जानते होंगे। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर की संकल्पना बार बार मैंने रिपीट करते जा रहा हूँ कि मान लीजिए ये आपका सरफेस है, ये धरातल है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे जो वायु बह रही है, ये वाली जो वायु बह रही है ये क्षैतिज वायु बोली जाएगी, और वही वायु मान लो ऐसे करके बह रही है ये, तो ये ऊर्ध्वाधर वायु बोली जाएगी। यानी ऐसे करके कोई बह रही है वायु तो ये ऊर्ध्वाधर है, यानी ये कैसी है, ये ऊर्ध्वाधर है, और ये वाली कैसी है, ये क्षैतिज है। ये बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ, बार बार बताता हूँ कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे जुड़े हैं चैनल से जो भूल जाते हैं, अक्सर करके कमेंट करके कहते हैं क्षैतिज ऊर्ध्वाधर हम भूल जाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं डायग्राम पर लिख लीजिए तो आप भूलेंगे नहीं कहीं, ठीक है। तो ये क्षैतिज वाली है, तो क्षैतिज वाली बात की यहाँ पे बताई गई है कि क्षैतिज जो हमारी गतिमान वायु है वास्तव में यही पवन है। यानी यहाँ पर आप इसी में सब पॉइंट लिख लेना इसी में कि क्षैतिज गतिमान वायु ही पवन है, और पवनें जो है वो पृथ्वी पर तापमान
आर्द्रता का पुनर्वितरण करती हैं, यानी कोई पवन जो होती है वो पृथ्वी पर तापमान टेम्परेचर के लिए या फिर आर्द्रता जो है ह्यूमिडिटी जो है इसका पुनर्वितरण करती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो पूरी पृथ्वी है इसका तापमान स्थिर बना रहता है। यानी ऐसा नहीं रहता है कि अनियमितता हो, कि कहीं पर तापमान बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा ऐसा हो कि वहाँ पर रहने लायक ही ना हो, या फिर तापमान कहीं पर इतना ज़्यादा न्यून हो कि आदमी वहाँ पर रह ही ना पाए। यानी कहीं ना कहीं सम, यानी कहीं ना कहीं तापमान जो है स्थिर बना रहता है। ऐसा नहीं है कि तापमान की कंडीशन खराब हो जाती कहीं, यानी क्योंकि वायु चलती है तो कहीं ठंडी हवाएं चल रही, गर्म चल रही हैं, तो उससे जो स्थिति है वो नियंत्रित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप यहाँ पर पहले का सब पॉइंट नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगली हेडिंग है आपकी वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है ये हम जानेंगे, वायुमंडलीय दाब के बारे में जानेंगे। अब देखिए वायुमंडल के बारे में आप ऐसे जानते हैं, आप पढ़कर भी आए हैं, प्रीवियस जो अध्याय मैंने पढ़ाई थी बताया था कि वायुमंडल जो है वो विभिन्न प्रकार की गैसों का असमांगी मिश्रण है। समांगी नहीं, असमांगी। असमांगी का मतलब ये है कि नियत मात्रा नहीं है, कहीं पर कोई गैस ज़्यादा है, कहीं पर कोई गैस कम है, तो असमांगी मिश्रण है। समांगी असमांगी मिश्रण आप जानते होंगे, नहीं पढ़ा है तो 9th 10th NCERT देख लेना वीडियो। ठीक है, तो वायु जो हमारा वायुमंडल है ये विभिन्न प्रकार की गैसों का एक असमांगी मिश्रण है, और ये पृथ्वी की चारों तरफ से ये इसे ढके हुए है पृथ्वी को। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये आपका जो वायुमंडल है, वायुमंडल आपके सभी प्राकृतिक कारकों, जैवमंडलीय कारकों, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो यहाँ पर एक दाब होता है इन सभी गैसों का, जिसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यानी जो गैसें हमारे वायुमंडल में विद्यमान है वो सभी एक दाब क्रिएट करती हैं, एक प्रेशर क्रिएट करती हैं, तो उस दाब को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब इसको मापा कैसे जाता है वो हम देखेंगे, वो मापते हम कैसे हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे बताया गया, इसकी डेफिनेशन बताई गई, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, कि भाई माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की जो अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। बड़ी सिंपल परिभाषा है, ध्यान से देखना यहाँ पे। यानी माध्य समुद्र तल, यानी समुद्र का जो माध्य तल है, यानी समुद्र कोई स्थल है उसका जो बीच का है माध्य का तल है, तो वायु यानी माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा, यानी कि जो आपका समुद्र है, ये आपका समुद्र है, ये वाला नीचे वाली जो है समुद्र की स्थिति है। ठीक है, और यहाँ से वायुमंडल की अंतिम सीमा, यानी यहाँ से वायुमंडल की जो अंतिम सीमा मान लेते हैं, यहाँ पर ये अंतिम सीमा है। ठीक है, तो अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायुस्तंभ, यानी ये जो वायुस्तंभ क्रिएट हो रहा है, हमने मान लिया ये वायुस्तंभ बन गया। ठीक है, यानी कि समुद्र की निचली सीमा से लेकर ऊपरी सीमा के बीच एक ये वायुस्तंभ बन गया, यानी डंडा टाइप बन गया वायु का। ठीक है, तो ये इसका जो भार होगा, इस डंडे का, ठीक है, हम एक आसान भाषा में ले सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम वायुमंडलीय दाब कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, वायुमंडलीय दाब कहेंगे। तो पहला पॉइंट आप नोट कर लेना। अब देखिए इसको मापने की इकाई जो है वो मिलीबार है, यानी वायुमंडलीय दाब को मापने की इकाई क्या है यहाँ पर, वो है मिलीबार है। तो ये आप लिख लेना, यानी वायुमंडलीय दाब को मापने की इकाई क्या है हमारी, ये मिलीबार है। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये वायुमंडलीय दाब को मापने की इकाई मिलीबार तो है ही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो इसकी मानक इकाई है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई जो है वो पास्कल है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई जो है ये एग्जाम में पूछी जाती है, ये क्या है, ये पास्कल है। तो आप इसी में सब पॉइंट करके लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर इसकी अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई, यानी इसको मापने की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई जो है वो पास्कल है, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दाब होता है, यानी समुद्र तल जो है हम ये मान के चलते हैं कि समुद्र का तल जो है स्थिर रहता है। अब हम देखिए इसका एग्जाम्पल भी बताएंगे, स्थिर क्यों माना जाता है वो हम बताएंगे अभी, तो वो भी एग्जाम्पल बताएंगे क्यों माना जाता है स्थिर। ठीक है, तो यहाँ पर जो समुद्र तल पर जो औसत वायुदाब होता है, यानी समुद्र तल है वहाँ पर औसत वायुदाब जो होता है वो बताया गया कितना है, 1013.2। तो यहाँ पर पहले का सेकंड सब पॉइंट आप नोट करेंगे यहाँ पर पहले पॉइंट का, कि समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब जो होता है वो 1013.2 मिलीबार होता है। ठीक है, यानी ये हम मिलीबार में माप रहे हैं तो कितना है, 1013.2 मिलीबार होता है। ये आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर अगर हम धरातल की बात करें, समुद्र तल की अपेक्षा धरातल की बात करें, तो धरातल पर ऑब्वियसली बात है गुरुत्वाकर्षण बल कार्यरत होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल कार्यरत होने की वजह से वहां पर वायुदाब जो होता है, यानी वायु होती है, सघन हो जाती है। यानी ऑब्वियसली बात है, कोई चीज जब कोई किसी चीज को नीचे खींच रही होगी तो वायु जो क्या होगी, खींचने की वजह से इधर से उधर से ऐसे करके खींचेगी जब वायु, तो इसमें सघनता आ जाएगी। सघनता होने की वजह से यहाँ पे वायुदाब भी बढ़ जाएगा। तो वही क्रिया यहाँ पर भी होती है। तो यहाँ पर पहले का थर्ड सब पॉइंट आप नोट करेंगे यहाँ पर कि गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल के निकट वायु क्या हो जाती है, सघन होती है, और इसी के कारण वायुदाब अधिक होता है। यानी कि हमें धरातल पर समुद्र तल की अपेक्षा ज्यादा वायुदाब महसूस होता है।
कहने का मतलब यहाँ पर इसका ये है, ठीक है। यानी समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है, 1013.2 मिलीबार होता है। वहीं धरातल पर हर जगह वायुदाब का मान अलग अलग है, क्योंकि धरातल कोई एक रूप में नहीं है, ये बात आप जानते होंगे। कहीं पर खाइयाँ हैं, कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, ठीक है, कहीं जो खड़ी खड़ी घाटियाँ हैं। तो वायुदाब धरातल पर एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न स्थलाकृतियाँ धरातल पर मौजूद हैं, तो इसलिए यहाँ पर वायुदाब की स्थिति भी बदलती रहती है। तो यहाँ पर आप ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझ लीजिए इसे, ठीक है। अब देखिए वायुदाब को मापने के लिए यहाँ पर कुछ उपकरण हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं। ये वैसे तो यहाँ बताया गया है कि भाई ये प्रयोगात्मक जो कार्य वाली पुस्तक है वहाँ पे आप देखेंगे इन्हें, लेकिन यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये कौन कौन से उपकरण हैं जिनके जरिए हम मापते हैं। तो ये चौथा सब पॉइंट है, वायुदाब को मापने के लिए पारद वायुदाब मापी यानी मरकरी बैरोमीटर या फिर निर्द्रव बैरोमीटर, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आप लिख लेना, ये यंत्र हैं, इसके द्वारा वायुदाब को मापा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए आपने ये सब तो नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर अगली स्थिति बताई गई है सेकंड पॉइंट में। अब देखिए यहाँ पर ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है, आपने ये देखा था कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में गिरावट आती है, ठीक है। पर 1000 मीटर की ऊंचाई पर जैसे ही जाएंगे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। ये आपने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, नोट डाउन भी किया था। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई ऊंचाई पर जो वायुदाब है ये भिन्न भिन्न स्थानों पर यानी कि वायुदाब जो है ऊंचाई के साथ घटता है। हम एक आसान शब्द में जान सकते हैं कि वायुदाब जो है ये ऊंचाई के साथ घटता है, ठीक है। ऊंचाई के बढ़ने के साथ वायुदाब जो घटता है और ऊंचाई पर यह भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। और ये जो भिन्नता है यही आपकी वायु में गति का कारण है, क्योंकि वायुदाब एक जैसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वायु गति नहीं करेगी, और वायुदाब जब भिन्न भिन्न होगा तभी वायु गति कर पाएगी। यानी आप खुद एक इमेजिन कीजिए, यानी आप परिकल्पना कीजिए, परिकल्पना ये कीजिए कि मान लेते हैं पूरा एक धरातल है, यानी एक पूरा धरातल है और पूरा इस पर समवायु है, यानी एक जैसी ही वायुदाब है यहाँ पर। तो आप ये अनुभव करेंगे कि भाई वायु मूव ही नहीं करेगी, यानी गति करेगी नहीं, पवन चलेगी नहीं, ठीक है। वायुदाब भिन्न भिन्न होगा तभी तो आप पवनों का अनुभव कर पाएंगे। यानी कहीं पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट होगा तो उसे भरने के लिए उच्च वायुदाब से पवनें चल पड़ेंगी। तो जब उच्च वायुदाब वाली पवनें चलेंगी तो अपने साथ नमी वगैरह लेके आएंगी और तो हमारे यहाँ वर्षा भी होगी, ठीक है। तो यानी कि अगर स्थिर वायुदाब अगर होगा तो यकीन मानिए बहुत सारी जो घटनाएं हैं, मौसमी घटनाएं हैं, बारिश है, पवन का चलना, ये भी हमें महसूस नहीं हो पाएंगी। तो जरूरी ये है कि संतुलन तभी होगा जब हमारे यहाँ जो भिन्न भिन्न वायुदाब मिलेंगे, ठीक है। तभी आपको तमाम जो मौसमी परिघटनाएं जो हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो वो सब चीजें आपको मिल पाएंगी, ठीक है। जैसे वायु पवन के रूप में वायु हो, ठीक है, पवन का एहसास हो या फिर आपको बारिश हो, वो तभी मिल पाएगी जब यहाँ पर भिन्न भिन्न वायुदाब होंगे। ये आप देखिए इमेजिन कर लिया कीजिए। तो इमेजिन जैसे जलवायु वाला चैप्टर पढ़ाया वहां पर भी मैंने डिटेल में बताया था और यहाँ पे फिर भी डिटेल में बता रहा हूं मैं। अब देखिए अगली जो सब हेडिंग है ये है वायुदाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता। यानी कि अभी हमने देखा तो वायुदाब जो आपकी वायु है दो तरह से पाई जाती है, एक इस तरह से बहती है और एक इस तरह से बहती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई वायुदाब में भिन्नता, यानी कि जो ऊर्ध्वाधर वाला ये वाला है इसमें भिन्नता कैसे होगी वो बताई गई है। तो देखिए ये सब हेडिंग करके इसमें लिख लेना वायुदाब में कि वायुदाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता ये क्या होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है साफ साफ कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल के निचले भाग में वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। यानी वायुमंडल का जो निचला भाग है इसमें वायुदाब जो होता है वो ऊंचाई बढ़ने के साथ तीव्रता से घटता चला जाता है। यानी कि हिनास दर क्या कितनी है, प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार वायुदाब जो है कम हो जाता है, ठीक है। ये आप यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर इसी में सब पॉइंट लिख लेना पहले का, ठीक है, ये आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता जो होती है, ऊर्ध्वाधर रूप से दाब प्रवणता जो होती है वो क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है। ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता जो होती है वो क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन इसका ये है जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इसे फिर संतुलित कर देता है। यानी कि दाब प्रवणता तो अधिक है ऊर्ध्वाधर वाली, लेकिन यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है नीचे की ओर, यानी आप जानते हैं ऊर्ध्वाधर इस तरह का हो गया और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता को संतुलित कर देता है। तो इस वजह से आप देखते होंगे कोई पवन लंबवत ऐसे नहीं चल पाती हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा में बहुत ही कम चलती हैं, ठीक है। अतः ऊर्ध्वाधर पवनें अधिक शक्तिशाली नहीं होती हैं। ऊर्ध्वाधर पवनें आपको कभी चलती महसूस नहीं होंगी। आप कभी भी देखेंगे, कोई भी चीज देखेंगे तो पवनें आपको क्षैतिज दिशा में ही उनका वितरण दिखेगा, कुछ ऐसे ही दिखेगा। नहीं आपने देखे होंगे कि वायुमापी वाले या पवन मापी वाले पवन कौन सी दिशा में बह रही है, एयरपोर्ट वगैरह पर, अब तो रेलवे स्टेशन वगैरह पर भी लगे होते हैं, ठीक है। झंडा टाइप लगा होता है, वो घूम जाता है वायु के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी तमाम जगह लोग लगा लेते हैं।
तो आप देखते होंगे तो वो क्षैतिज पवनों की दिशा बताते हैं। ऊर्ध्वाधर पवनें आपको बहुत ही कम, रेयर केस में बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। तो क्योंकि रीजन क्या होता है ऊर्ध्वाधर पवनों के लिए, गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें तुरंत संतुलित कर देता है, इसलिए ऊर्ध्वाधर पवनों की दिशा आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहां पर आपने थर्ड पॉइंट और थर्ड का सब पॉइंट नोट कर लिया है। अब देखिए यहां पर डिफरेंस बताया गया है, ये जो है अंतर बताया गया है। वास्तव में ये जो अंतर है ये बताया गया है भाई समुद्र तल पर कितना है। समुद्र तल पर वायुदाब जो होता है वो 1013.25 होता है। तापमान कितना होता है समुद्र तल पर 15.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 898.76 रह गया है तापमान। ये तो ऐसे करके बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर हम क्लियर करते हैं कि तापमान और ये तो हमने देख लिया। हमने अभी आपसे एक बात कही थी कि हम समुद्र तल को स्थिर क्यों मानते हैं। स्थिर मानने का रीजन क्या है, आपने देखा होगा विभिन्न डैम वगैरह में या फिर विभिन्न रेलवे स्टेशन वगैरह पर वहां पे एक लिखा होता है कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई, समुद्र तल से स्थान इतना ऊंचा है। ठीक है, समुद्र तल से स्थान इतना ऊंचा है, समुद्र तल से ये ऊंचाई, ऐसे करके आप देखते होंगे विभिन्न जगहों पर आप देखते होंगे। पहाड़ियों वगैरह पे तो अक्सर लिखा मिलता है। ठीक है, और बहुत सारे जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं वहां पर भी लिखा होता है समुद्र तल से इतनी ऊंचाई है इसकी। ठीक है, समुद्र तल का मतलब ये लिया जाता है कि एक आधार, यानी तल जो तल का आधार है, उस तल का आधार, चूंकि धरातल तो उबड़ खाबड़ है, धरातल तो एक समान है नहीं, तो धरातल से हम कैसे मापें। धरातल को तो माप नहीं सकते। हो सकता है भाई इंडिया का उभार जो है वो अमेरिका की तुलना में ज्यादा हो धरातल का। ठीक है, तो ऐसे में तो जो है धरातली जो है यहाँ पे विसंगतियां उत्पन्न हो जाएंगी, मापने में विसंगतियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो इसलिए क्या करते हैं हम समुद्र को मानते हैं। समुद्र जो है स्थिर है, पूरा जो समूचे पृथ्वी पर मौजूद समुद्र है वो स्थिर है। ठीक है, यानी उसका जो तल है वो एक समान ही है, हर सागर में, हर महासागर में तल एक समान है। तो हम यहाँ पर समुद्र का तल लेते हैं। समुद्र का तल लेने से हम जो है हमारी, चाहे हम अपने यहाँ से समुद्र का तल ले लें या अमेरिका में ले लें, समान रहता है, कहीं परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज है कि हम समुद्र का तल लेते हैं, कभी धरातल नहीं लेते हैं। आपने देखा होगा विभिन्न रेलवे स्टेशनों वगैरह पर विभिन्न प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट के होते हैं वहाँ साफ साफ लिखा होता है समुद्र तल से इतनी ऊंचाई, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई। कभी मन में तो आता होगा आपके ये जाने क्या होता है। ठीक है, तो समुद्र तल से लेने का रीजन यही होता है कि धरातल से माप नहीं सकते, क्योंकि धरातल कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं पठारी है, कहीं पर्वतीय है। तो समुद्र जो है पूरे समूचे विश्व में फैला हुआ है और इसका तल भी एक समान है। ठीक है, इसलिए हम समुद्र तल को स्थिर मानते हुए समुद्र तल से किसी भी स्थान की ऊंचाई को मापते हैं। ठीक है, तो ये बात आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी। लिखना नहीं है, ये सब मौखिक बातें हैं, शायद आपने पढ़ी होती तो ये यहाँ बताने की जरूरत भी नहीं आती। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली यहाँ पर हेडिंग, सब हेडिंग यहाँ पे पड़ेगी आपकी किसी वायुदाब में। ये सेकंड सब हेडिंग है, ये है वायुदाब का क्षैतिज वितरण। वायुदाब का जो क्षैतिज ऐसे करके वितरण है इसके बारे में बताया गया है। अब देखिए वायुदाब का क्षैतिज वितरण जो हम है इसका अध्ययन हमें कैसे होता है। इसका अध्ययन जो समदाब रेखाएं हैं, यानी कल आपने पढ़ी थी, यानी कि जो समुद्र पर और धरातल के मध्य जो रेखाएं एक समान दाब वाले स्थान पर खींची गई थी उन्हें समदाब रेखाएं कहते हैं। और कल आपने इमेज में देखा भी था, यहाँ पर शायद कोई इमेज हो तो मैं दिखा भी सकता हूँ, ये देख पा रहे हैं, ये समदाब रेखाओं का जिक्र है। ठीक है, यानी ये समदाब रेखाएं बता रही हैं, यानी कि ये समदाब रेखाएं जो हैं ये इस तरह की रेखाएं जो है समदाब रेखाएं बता रही हैं। ठीक है, ये वितरण बता रही हैं किस तरह से वितरण हो रहा है वायु का। ठीक है, ये समदाब रेखाएं हैं। तो यहाँ पर वही बात बताया गया है कि वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समान अंतराल पर खींची गई समदाब रेखाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब समदाब रेखाएं होती क्या हैं? समदाब रेखाएं वे रेखाएं हैं जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। ये क्या करती हैं? समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थान है इनको ये मिलाती हैं, इसलिए इन्हें समदाब रेखाएं कहते हैं। अब देखिए यहां पर फिर से वही लाइन रिपीट हुई है जो अभी मैंने एक्सप्लेन की थी कि जो दाब पर ऊंचाई का प्रभाव होता है, क्योंकि हर जगह का दाब अलग अलग होता है, यानी ऊंचाई हर जगह की अलग अलग होती है, ऊंचाई तुंगता हर जगह की अलग अलग होती है, तो दाब में भी ऑब्वियसली बात भिन्नता पाई जाती है। तो इसलिए हम वायुदाब मापने के लिए क्या करते हैं कि जो भी ऊंचाई हो, ठीक है, जो भी ऊंचाई का प्रभाव हो उसको दूर करने के लिए हम पहले वायुदाब माप लेते हैं और मापने के अकॉर्डिंग फिर समुद्र तल से इसको स्तर को घटा देते हैं कि समुद्र तल क्या है, समुद्र तल को हम स्थिर मानते हुए उसके स्तर से इसे घटा देते हैं और हमें एक्चुअल जो वायुदाब है वो पता चल जाता है। तो यहाँ पर आप सेकंड सब पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, आप इसी में सेकंड सब पॉइंट आप लिखेंगे इसी में। ठीक है, यहाँ पर सेकंड सब पॉइंट नहीं है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर कि दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने के लिए, ठीक है, वायुदाब मापने के बाद इसे समुद्र तल के स्तर से घटा लिया जाता है, क्योंकि हम समुद्र तल के स्तर को हमेशा स्थिर मानते हैं। ठीक है, अब ये तो आपने वायुदाब का वितरण देख लिया, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण किस प्रकार से वो आपने देख लिया। अब यहां पर अगली जो हेडिंग है ये है स्वतंत्र हेडिंग, समुद्र तल वायुदाब का विश्व वितरण। समुद्र तल पर जो वायुदाब पाया जाता है इसका विश्व भर में वितरण किस प्रकार से है। आपने ये भी देखा था, अब जो है
अपसौर उपसौर वाली स्थिति में जनवरी जुलाई में जो स्थिति देखी थी वो भी आपने देखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर उस स्थिति के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आता है। तो यहाँ पे जनवरी और जुलाई महीने का समुद्र का वायुदाब, ठीक है, चित्र दिए गए 10.2 10.3 में दर्शाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 10.2 वाला चित्र है, इसमें जनवरी वाला दिखाया गया है, ठीक है। और नीचे ये चित्र दिया है, ये इसमें जुलाई वाला वायुदाब दिखाया गया है। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आप जानेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस जानेंगे आप। जनवरी के मौसम में आप ये घटना तो बड़े अच्छे से जानती हैं, जलवायु वाला चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था आपको, वो घटना आप ये जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, जनवरी के मौसम में हमारे यहाँ ठंड होती है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। ये बात आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। यानी कि हमारे यहाँ पर उच्च वायुदाब क्षेत्र क्रिएट हो जाता है ऊपर, और नीचे जो होता है वो अंतर उष्णकटिबंधीय अवसर क्षेत्र या निम्न वायुदाब क्षेत्र ये क्रिएट होता है। यानी हमारे यहाँ से पवनें नीचे की ओर चलती हैं, इस स्थान को भरने के लिए चलती हैं। ये बात आप जानते हैं। और ऐसा होता क्यों है? सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की वजह से ऐसा होता है। यानी कि ITCZ का निर्माण जो होता है वो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की वजह से होता है, क्योंकि जनवरी के मौसम में सूर्य जो होता है वो दक्षिणायन की स्तर पर होता है। दक्षिणायन होने की वजह से दक्षिणी गोलार्ध पर, ठीक है, एक आपका ITCZ क्रिएट हो जाता है, यानी निम्न उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, निम्न अवसर क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। उसे भरने के लिए ऊपरी उत्तरी गोलार्ध से पवनें इसे भरने के लिए चल पड़ती हैं। ये बात आप जानते हैं। वही स्थिति यहाँ पर भी बताई गई है, वही स्थिति यहाँ पर जुलाई की बताई गई। जुलाई में क्या होता है? जुलाई में ऊपर, यानी आपके जो ऊपर उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है और नीचे उच्च वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट होता है। तो इसे भरने के लिए पवनें चल पड़ती हैं, इसे भरने के लिए पवनें चल पड़ती हैं। और कोरियोलिस बल के प्रभाव में पवनों की दिशा आप देख पा रहे हैं, यानी जिस दिशा से आ रही हैं, बाईं ओर से आ रही हैं ये, लेकिन दाईं ओर मुड़ जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। ये फेरल के नियम के अनुसार मुड़ती हैं पवनें। इनके बारे में हम जलवायु वाले चैप्टर में विस्तृत रूप में आपको बता चुके हैं, नोट डाउन ही करवा चुके हैं। तो फेरल वाला नियम मैं दोबारा यहाँ पे नोट नहीं करवाऊंगा, आपको मैं फिर से बता दूं मैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम वहां पर कवर कर चुके हैं, ठीक है। हम यहाँ पर बस उन्हें केवल बताएंगे, आपको नोट डाउन नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें पहले लिख चुके हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे अंदर देख लिया कि जनवरी जुलाई की स्थिति जो है वायुदाब वाली, उस स्थिति को आपने समझ लिया। ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों ऊपर नीचे क्षेत्र क्रिएट हो रहे हैं, यानी सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना इसके लिए मेजर रीजन है, ठीक है। ये बात आपने समझ ली। अब देखिए एक बात मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, कुछ अभ्यर्थी जहां पर मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है, उन्हें लगता है कि सर समझाते नहीं हैं। अब चूंकि मैं जब सिस्टमेटिक रूप से शुरुआत से पढ़ाते हुए आ रहा हूं, तो आपको ये सवाल बार बार पूछना भी नहीं चाहिए। अगर आप शुरुआत से नहीं पढ़ रहे हैं तो आपकी ये कमी है। अब आप बीच से उठा के देखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, मैं कुछ चीज़ें स्किप करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर टाइम भी कवर करना है, सब्जेक्ट पूरा कवर करना है। तो कुछ चीज़ें मैं मान लो दो चैप्टर पहले ही पढ़ा चुका हूँ, वो यहाँ पर दोबारा थोड़ी ना पढ़ाऊंगा मैं। तो आपका फर्ज ये बनता है सिस्टमेटिक वे में देखें, प्रॉपर वे में देखें। अब आप लेट जुड़े हैं, अब आप इसमें ना तो आपकी गलती है ना मेरी गलती है, हो सकता है आपको देरी से चैनल मिला हो, तो आपका फर्ज ये बनता है स्टार्टिंग से वीडियो देखें, अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो। वरना आपके साथ यही दिक्कतें आएंगी। आप जो बार बार कहते हैं कि मैं सर आप समझाते नहीं हैं, मैं प्रॉपर समझाता हूं। आपको लगता है कुछ चीजें मैं स्किप करता हूं, स्किप इसलिए करता हूं कि वो ऑलरेडी समझा चुका हूं, मैं उन्हें लिखवा भी चुका हूं, और आपको लगता है मैं समझाता नहीं हूं। तो उसका रीजन यही है कि आप पिछले स्तर से वीडियो, आप स्टार्टिंग से वीडियो देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हेडिंग आपने ये डाल दी है, समुद्र तल वायुदाब का विश्व वितरण। आपको मैंने बता दिया, रीजन बता दिया, क्यों ये वायुदाब ऊपर नीचे हो रहा है उसका रीजन मैंने बता दिया। जलवायु वाले चैप्टर में आप लिख भी चुके हैं, तो दोबारा मैं यहाँ पे लिखवाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अब इसमें जो चुनिंदा पॉइंट होंगे वो मैं लिखवा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वायुदाब की बात कर लेते हैं। तो वायुदाब के बारे में एक चीज है, वो ये है कि भाई जो विषुवत व्रत है, यानी जो 0 डिग्री अक्षांश आप जानते हैं, जिसे हम विषुवत व्रत कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को आप जानते होंगे, यानी ये वाला जो अक्षांश है जिसे विषुवत व्रत कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वायुदाब हमेशा निम्न अवदाब क्षेत्र होता है, यानी वायुदाब का मान यहाँ पे निम्न होता है, शून्य होता है वायुदाब, ठीक है। यहाँ पर जो वायुदाब होता है बहुत कम, और यानी शून्य होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट नोट कर लेना, विषुवत व्रत के निकट वायुदाब कम होता है और इसे विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। देखिए एक बात और मैं बताऊं आपको, जो बात मैं अभी आपसे बोल रहा था कि मैंने यहाँ पर जो है उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में क्या रीजन है निम्न अवसर क्षेत्र और उच्च अवसर क्षेत्र बनने का, ठीक है, उसका रीजन यहाँ इस किताब में अभी दिया है। किताब में अभी इसके आगे का इन्होंने केवल दर्शा तो दिए हैं चित्र, लेकिन इसके आगे की व्याख्या नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि इन किताब वालों को भी पता है कि हम जलवायु वाले चैप्टर में ऑलरेडी वो चीज़ कंप्लीट करवा चुके हैं, इसलिए उन्होंने ये व्याख्या इसकी नहीं दी है जनवरी और जुलाई वाली स्थिति की, क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पर इसे आगे की व्याख्या दी हुई है, ठीक है।
यानी आप खुद कुछ चीज़ें आप कॉमन सेंस लगा के खुद समझ सकते हैं, किताब वाले खुद एक्सकेप कर रहे हैं, यानी एनसीईआरटी राइटर खुद स्केप कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो पहले ही बता चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि विषुववृत्त के निकट वायुदाब कम होता है और इसे विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र यानी इक्वेटोरियल लो के नाम से जाना जाता है। यह आप नोट कर लेना। सेकेंड पॉइंट, जो आपके यानी कि 30 अंश उत्तरी और 30 अंश दक्षिणी अक्षांश हैं, तो इनके साथ जो उच्च दाब क्षेत्र पाया जाता है, जो आपके 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होते हैं, यहाँ पर उच्च दाब क्षेत्र होता है। इन्हें हम उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र इन्हें कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। अब वहीं बात करते हैं ध्रुवों की ओर। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर वायुदाब की स्थिति क्या होती है, ठीक है। ध्रुवों की तरफ 60 डिग्री उत्तरी और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर क्या होता है? निम्न दाब पेटियां होती हैं, जिन्हें हम अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटियां कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटियां कहते हैं कि इनके नाम है, इनकी कोई ज़्यादा विशेषता नहीं है, बस इनके नाम है। नाम हमने रख दी है कि भाई ये चीज़ है, ठीक है। इसके पीछे का कोई आप वो लॉजिक ना निकालें कि भाई इसका नाम का क्या परिभाषा है, मतलब है। नाम का कोई मतलब नहीं है, नाम रखे गए हैं ये, ठीक है। तो इनका नाम यानी कि आपने 30 डिग्री उत्तरी 30 डिग्री दक्षिणी वालों को उपोष्ण कहते हैं, ठीक है। जैसे उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, ठीक है। तो ये वैसे तो जलवायु वाले चैप्टर में मैं डिफाइन कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अधोध्रुवी का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर हल्की ध्रुवीयता यहाँ पे देखने को मिलती है। इन अक्षांशों पर हल्के ध्रुवीय लक्षण, क्योंकि ठंडी जलवायु होती है तो अधोध्रुवी बोला जाता है इन्हें, अधोध्रुवी। इसका मतलब ये निकल के आता है, ठीक है। यानी अधोध्रुवी का मतलब ये है कि कुछ ध्रुवीय प्रदेशों की जो विशेषताएं हैं वो इस अक्षांश पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें अधोध्रुवी बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्रुवों के निकट क्या होता है? वायुदाब अधिक होता है और इसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पट्टी कहते हैं। ध्रुवों के निकट वायुदाब क्या होता है? वायुदाब उच्च होता है और इसे क्या कहते हैं? उच्च वायुदाब पट्टी कहते हैं। अब ध्रुवों के निकट उच्च वायुदाब क्यों होता है? हम थोड़ा रिकैप करेंगे, थोड़ा सा जलवायु वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में वो हम जानेंगे। प्रीवियस बुक में जो पढ़ा था हमने, देखिए आप लोग जानते हैं वायु जब ठंडी हो जाती है, आपने ऊपर पढ़ा भी था चैप्टर के स्टार्टिंग में, थोड़ा सा इसमें जाते हैं भूमिका पर, चैप्टर के स्टार्टिंग में जाते हैं। ठंडी होने पर वायु सिकुड़ती है, तो ये क्रिया आप सोच सकते हैं कि जो आपके ग्लेशियर यानी कि जो ऊपर चाहे आपका उत्तरी गोलार्ध वाला केंद्र बिंदु हो या दक्षिणी गोलार्ध वाला बिंदु हो, तो ध्रुवों जो वहां पर ध्रुव मौजूद हैं, उत्तरी गोलार्ध का ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध के ध्रुव, तो वहां पर क्या है? बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई है। बर्फ जमी होने की वजह से क्या होता है कि वहां के ऊपर की वायु जो है वो ठंडी होकर सघन हो जाती है, सिकुड़ने लगती है, सघन हो जाती है। सघन होने पर इतनी सघन हो जाती है कि वहां पर एक जो है उच्च दाब क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। यानी वायु वहां पर उस क्षेत्र में इतनी ज्यादा संचित हो जाती है कि वो अपने आप बाहर निकलने लगती है। वो ये खोजने लगती है कि कहीं निम्न दाब का क्षेत्र हो तो वहां यहां से निकलकर उस निम्न दाब क्षेत्र की ओर चले जाएं, ठीक है। तो यही ये रीजन होता है कि आप देख पाते होंगे ध्रुवों पर जो वायु होती है वो सघन हो जाती है और यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। यही रीजन है, यानी ठंडा होने की वजह से यहाँ पे उच्च दाब का क्षेत्र क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें आप वैसे लिख चुके हैं, लिखवाना नहीं है मुझे, ठीक है। तो थर्ड का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया है। अब देखिए यहां पर वही बात जो मैंने अभी बताई थी, जनवरी और जुलाई वाला जो मैंने वायुदाब का वितरण बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो बात बताई थी वही बात यहां पर भी कही गई है। तो नोट करके आप उसे लिख लीजिए उस बात को जो यहां पे कही गई थी कि ये जो वायुदाब पट्टियां हैं ये स्थायी नहीं है। सूर्य किरणों के विस्थापन के साथ ये पट्टियां विस्थापित होती रहती हैं, ठीक है। यानी सूर्य किरणें जैसे विस्थापित करेंगी वैसी वैसी पट्टियां ये विस्थापित होती रहेंगी। जैसे एग्जाम्पल बताया गया है कि भाई उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है तो पट्टियां दक्षिण की ओर आ जाएंगी, ठीक है। दक्षिण की ओर मतलब क्या है कि यहाँ पर जो निम्न दाब क्षेत्र जो होगा दक्षिण की ओर होगा, उच्च दाब जो होगा वो उत्तरी गोलार्ध में होगा। अब वहीं ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में उच्च दाब का क्षेत्र जो उत्तर दिशा में हो जाएगा और निम्न दाब का क्षेत्र कहाँ हो जाएगा? उत्तर दिशा में हो जाएगा। और उच्च दाब का क्षेत्र कहाँ पहुंच जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वो आप जानते हैं, जलवायु वाला चैप्टर आपको मैंने डिटेल में पढ़ाया था, तो आपको ये लिखने की जरूरत ज्यादा नहीं है, केवल बस नोट करके लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है। यानी ये सब डिपेंड करता है सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने पर डिपेंड करता है। वायुदाब पेटियां की स्थिति बदलती रहती है, वो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने पर बदलती रहती है। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली जो हेडिंग है आपकी, ये है पवनों की दिशा और वेग को प्रभावित करने वाले बल। यानी कौन कौन से ऐसे बल हैं जिसके द्वारा जो पवनें चलती हैं आपकी, यानी क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज धरातल पर चलने वाली वायु है जिसे हम पवन कहते हैं, तो उनकी दिशा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से बल हैं जिसके द्वारा इनकी दिशा प्रभावित होती है, ठीक है। ये हेडिंग आप डाल लेना, पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले बल, ठीक है। बात करें यहाँ पे पवनों की दिशा की,
ठीक है। तो पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें 3 संयुक्त प्रभावों का परिणाम होती हैं। कौन कौन से प्रभाव हैं? दाब प्रवणता प्रभाव है, घर्षण बल है और कोरियोलिसिस बल। इसके अलावा यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल पवनों को नीचे प्रभावित करता है। यानी कि यहाँ पर मेनली 3 बल जो होते हैं, इसकी वजह से आपकी क्षैतिज पवनें जो प्रभावित होती हैं, यानी दाब प्रवणता से, घर्षण बल से और कोरियोलिसिस बल से। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ तक आप लिख लेना इसमें। इसके बाद इसमें सब हेडिंग अब आप डालेंगे। सबसे पहला है आपका दाब प्रवणता बल, सबसे पहली हेडिंग इसी में है। सबसे पहला कारक जो है जिसके द्वारा जो है आपकी पवनों की दिशा और वेग प्रभावित होता है, ये है दाब प्रवणता बल। ये क्या होता है? ठीक है, अब देखिए दाब प्रवणता के बारे में आप जानते हैं, यानी कि जो समूचा धरातल है, समूचा जो आपकी पृथ्वी है, इस पर दाब एक जैसा नहीं है। ठीक है, दाब में हर जगह आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर जो होती है उसे हम दाब प्रवणता कहते हैं। यानी जैसे जैसे दूरी जो होती है, दूरी के संदर्भ में अगर हम देखें तो दाब परिवर्तन की जो दर हो रही है, यानी दूरी कहीं किसी स्थान के मध्य की जो दूरी है, इनके बीच में जो दाब परिवर्तन की दर है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं दाब प्रवणता। ठीक है, ये आप लिख लेना। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि जहां समदाब रेखाएं यानी कि जो समान दाब वाली रेखाएं हैं वो पास पास होती हैं, वहां पर दाब प्रवणता अधिक होती है। और वहीं जहां समदाब रेखाएं दूर दूर होती हैं तो वहां पर दाब प्रवणता कम होती है। तो ये दाब प्रवणता कम और ज्यादा होना भी जो है वायु परिसंचरण के लिए एक आवश्यक कारक है, और इसकी वजह से भी वायु की दिशा और वेग प्रभावित होता है। ठीक है, ये आप यहाँ पर नोट कर लेना, यानी जो सब पॉइंट किया है वो नोट करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है घर्षण बल। घर्षण बल से आप समझ गए होंगे, कोई भी वायु जब चलती है तो धरातल जो रास्ते में पड़ता है उससे टकराती है, उससे क्या होता है? घर्षण उत्पन्न होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर घर्षण नीचे धरातल से बार बार टकराएगी, ज़्यादा उत्पन्न होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वायु ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाएगी, धरातल से बहुत सारी चीज़ों का जो है यहाँ पर निष्कर्षण करेगी। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे बताई गई है। सेकेंड सब हेडिंग आप लिख लेना यहाँ पर, घर्षण बल। ठीक है, तो ये भी पवनों की गति को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी ये बात आप जानते हैं, पवनों की गति को प्रभावित करता है घर्षण बल, और धरातल पर घर्षण सर्वाधिक होता है। ठीक है, यानी धरातल पर, यानी कोई बात आप सोचिए, खुद ये धरातल है और धरातल पर अपने चल रही है, तो यहाँ पे अब इससे टकराएंगी तो घर्षण तो होगा ही होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है यानी कि आपका जो पदार्थ है, आपने देखा होगा, अब अपरदन तो हो, यानी अब यहाँ पे जो है नीचे अपरदन तो होगा ही होगा वायु के द्वारा अपरदन यहाँ पे करेंगे पदार्थ। तो वायु जो अपरदन होगा पदार्थों का, तो अपने साथ वायु जो है उन मोटे मोटे या छोटे छोटे कणों को भी साथ में ले जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, वायु की गति वगैरह है ये प्रभावित होगी। ठीक है, यानी वायु के साथ मान लीजिए भारी कण अगर वायु में आ जाती हैं तो वायु की गति प्रभावित करेंगे, यानी उनका निलंबन ज़्यादा दूर तक नहीं हो पाएगा, पास की किसी स्थान पर वो निलंबित हो जाएंगे। ठीक है, और वायु में जितने महीन कण होंगे उतनी दूरी पर जाके निलंबित होंगे। तो वो बात आप पढ़ चुके हैं और मैं बता भी चुका हूँ। तो यहाँ पर वही बताया गया कि धरातल पर घर्षण सर्वाधिक कहाँ होता है? सर्वाधिक होता है, और इसका प्रभाव धरातल से 1 से लेकर 3 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात लिखी गई है वो आप ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि समुद्र सतह पर घर्षण न्यूनतम होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए 2-4 पॉइंट जो है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अक्सर यूपीएससी एग्जाम में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये आपके 3-4 ये चैप्टर हैं, इन 3-4 चैप्टरों से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप पेपर उठा के देखेंगे सन 2000 से लेकर अब तक के लगभग 20 सालों का पेपर, आपको पता चलेगा इसमें से प्रश्न पूछे गए। हर दूसरे या तीसरे साल पर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर आपको लाइटली नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है। तो समुद्र सतह पर घर्षण कहाँ होता है? घर्षण न्यूनतम होता है। वहीं आपने एक स्थिति और देखी थी कि जो आपने देखी थी, क्या देखी थी? विषुवत वृत्त के निकट वायुदाब क्या होता है? कम होता है, या फिर होता ही नहीं, निम्न होता है, 0 वायुदाब होता है विषुवत वृत्त पर। तो ये 2-3 चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट कारक हैं, इन्हें लगा लेना है यहाँ पर टिक। ठीक है, ताकि आप इन्हें भूलें ना। तो समुद्र सतह पर घर्षण न्यूनतम होता है, क्योंकि नहीं होने का रीजन यही है, समुद्र सतह को हम स्थिर मानते हैं, स्थिर कारक मानते हैं। ठीक है, जबकि धरातल क्या है? ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पर मैदान है, मरुस्थल है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर धरातल पर जो है घर्षण ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं कोरियोलिसिस बल की। अगला जो कारक है वायु के पवनों की जो है वेग और दिशा दोनों पर प्रभावित करने वाला कारक है कोरियोलिसिस बल। ये होता क्या है वास्तव में? देखिए, कोरियोलिसिस बल के बारे में आप जानते होंगे कि कोरियोलिसिस बल एक आभासी बल है। यानी कोरियोलिसिस बल क्या है? एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, आपको पता होगा पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, अपने अक्ष पर, अक्ष आप जानते होंगे, यानी ये पृथ्वी रही और ये पृथ्वी है। ठीक है, ये अपने अक्ष पर घूम रही है। ठीक है, जैसे आपने वो देखा है कुम्हार का जो चाक होता है जिस पर बर्तन बनाता है वो, तो उस जो जिस पर चाक घूमता है उसे अक्ष मान लेते हैं। ठीक है,
तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूम रही है। मैंने एग्जाम्पल इसीलिए दिया है, कुम्हार का चाक अगर आपने नहीं देखा हो जिससे बर्तन बनाए जाते हैं वो देख लेना, ठीक है। तो जिस पर धुरी पर वो पूरा पहिया रोटेट कर रहा होता है उस धुरी पर ही कोई अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है, ठीक है। और ये घूर्णन कैसे कैसे होता है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होता है, यानी इससे ऐसे के ऐसी इस तरह की होता है, इस तरह की ओर होता है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होता है। ये बात आप जानते होंगे। देखिए यहाँ पर जो सब बातें मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी आप इसकी जो प्रीवियस जो पहली वाली बुक है या फिर ये वाली बुक के कुछ चैप्टर हैं वो सब बातें आप क्लियर करके आए हैं, ठीक है, पढ़कर आए हैं। तो यहाँ पर ये बात आप जानते हैं। तो कोरियोलिसिस बल के बारे में बता रहा था कि भाई ये आभासी बल है और पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है, ठीक है। और इसी की वजह से जो वायु वगैरह है इनमें विक्षेप हो जाता है, वायु की दिशाएं परिवर्तित हो जाती हैं। तो यहाँ पर कोरियोलिसिस बल के बारे में आप थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा सा लिखवा देता हूँ यहाँ पर। इसमें पहला पॉइंट इसमें लिख लेना कोरियोलिसिस बल के बारे में, ठीक है। पहला पॉइंट है कि पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, इसकी वजह से जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं, कोरियोलिसिस बल कहते हैं। पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि सन 1844 में एक वैज्ञानिक हुए, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, जिनका नाम था जी कोरियोलिसिस। यहाँ पे जी लिख दे रहा हूं मैं, जी और जी, ठीक है, और बाद बाकी कोरियोलिसिस लिख लेना। तो सन 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जी कोरियोलिसिस ने इसका विवरण प्रस्तुत किया और इसी पर इस बल को कोरियोलिसिस बल कहा जाता है। यानी उनके नाम के अकॉर्डिंग इसका नाम कोरियोलिसिस बल यहां पर पड़ गया। कहने का मतलब यहां पर ये है, ठीक है। अब इसका प्रभाव क्या होता है, इस प्रभाव से, इसके कोरियोलिसिस बल के प्रभाव से क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। अब इसके प्रभाव से ये होता है, इसके प्रभाव से पवनें जो होती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से, यानी उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से आ रही हैं, तो वहां पर कैसे दाहिनी ओर ऐसे मुड़ जाती हैं। यानी ये आपका उत्तरी गोलार्ध है ऊपर वाला, तो उत्तरी गोलार्ध में दाहिने का मतलब क्या है, राइट साइड यही तो होगी और ये लेफ्ट साइड होगी, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में थोड़ा जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में आप देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है, थोड़ा समझने वाली बात है। कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे खड़ा है, यानी आप यहाँ पे खड़े हैं इस तरह से, इधर मुंह किए उत्तरी गोलार्ध की ओर, यानी ये हमारा क्या है, ये पूरा उत्तरी गोलार्ध है, हम ये मानते हैं उत्तरी गोलार्ध है, और आप यहाँ पे मुंह किए खड़े हैं, तो आपका सीधा हाथ किस तरफ होगा, इस तरफ ही तो होगा, ये आपका राइट साइड होगा और ये आपका लेफ्ट साइड होगा। अब आप यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में मुंह करके खड़े हैं ऐसे करके यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट साइड क्या होगा, आपका राइट साइड यहाँ पे परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे राइट साइड आपका स्थान ये वाला होगा और लेफ्ट साइड आपका ये वाला होगा, ठीक है। कभी भी देखिए ये दिशा वाली दिक्कतें हुआ करें तो वहाँ पे आप अपने आप को खड़ा करके देख लीजिए कि हम अगर मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त पर खड़े होकर उत्तरी गोलार्ध की तरफ मुंह करें तो हमारे हाथ किस तरफ होगा, ये वाला सीधा हाथ किस तरफ होगा और बायां वाला हाथ किस तरफ होगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। होता क्या है कि आप डायग्राम तो याद कर लेते हैं लेकिन कभी अपने आप पर एक्सपेरिमेंट नहीं करते। और मैं क्या है, मैं पढ़ाते टाइम पे खुद पे एक्सपेरिमेंट करवाता हूँ, इसलिए कि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहें। तो आप यहाँ पर आप खड़े हैं तो आपका सीधा हाथ इस तरफ हो गया होगा और जो आपका उल्टा हाथ बोलते हैं, जिसे हम बायां हाथ बोलते हैं, वो इस तरफ हो गया होगा। अब आप दक्षिणी गोलार्ध की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो ये होगा यहाँ पर, मुंह करने का मतलब मैंने एरो लगा दिया है, इसका मतलब यही मुंह करके खड़े होंगे तो सीधा हाथ आपका इस तरफ हो गया और बायां हाथ इस तरफ आ गया। तो यहाँ पर ये बताया गया है इसमें कि इस प्रभाव से पवनें जो होती हैं उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा, यानी जिस दिशा से आ रही हैं, ठीक है, उस दिशा से दाहिनी तरफ, यानी मान लीजिए यहां से आ रही हैं तो इस तरफ मुड़ गई, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है कि भाई यहां से ऊपर से आ रही हैं पवनें तो ये इस तरफ मुड़ जाएंगी, ठीक है, यानी इस तरह से मुड़ जाती हैं, यानी यहां पर इस तरह से, यहां पर इस तरह से, ठीक है। तो बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं, यानी मुड़ जाती हैं, ये आप लिख लेना, ठीक है। इसके प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं, ठीक है। यह आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर एक बात और है कि पवन जितनी तेज वेग से बहेगी, जितना तेज पवनों का वेग होगा उतना ही विक्षेपण ज्यादा होता है। ये बात लिख लेना इसमें सेकंड सब पॉइंट, कि जब पवनों का वेग अधिक होता है तब विक्षेपण भी अधिक होता है। ये आपने नोट कर लिया होगा, पहले का सेकंड सब पॉइंट। अब देखिए अगर हम बात करें पवनों के यहाँ पर विक्षेपण की, यहाँ पर कोरियोलिसिस बल की, सॉरी विक्षेपण बता रहा हूँ, कोरियोलिसिस बल की बात करें यहाँ पर, तो कोरियोलिसिस बल जो है ध्रुवों पर सर्वाधिक, ठीक है, कोरियोलिसिस बल ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है। यानी विषुवत वृत्त पर इसका मान शून्य होता है, यहाँ पर विषुवत वृत्त पर होता ही नहीं है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी आपने दो तीन चीजें देख ली। पहली बात दाब, ठीक है, यानी जो आपने दाब प्रवणता देखी, दाब जो देखा, विषुवत वृत्त पर वायुदाब शून्य होता है, न्यून होता है, कम होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। वहीं कोरियोलिसिस बल भी यहाँ पर नहीं होता है। दो तीन चीजें जो है ये फैक्ट है आपके लिए, ठीक है।
यानी ये फैक्ट आपको हमेशा हर हाल में याद रखने हैं। ये जो कोरियोलिसिस बल है, ठीक है, वो ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कोरियोलिसिस बल और दाब प्रवणता के मध्य संबंध बताया गया है। देखिए कोरियोलिसिस बल यहाँ पे कहा गया है सेकंड पॉइंट में कि सेकंड पॉइंट नहीं है, ये थर्ड पॉइंट होगा। ये कोरियोलिसिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्यरत करता है। समकोण का मतलब तो आप जानते होंगे, ये 90 डिग्री वाले कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे। देखिए इमेज पर मत जाना, ये 90 अंश जो होता है। ठीक है, तो ये कोरियोलिसिस बल और दाब प्रवणता कुछ ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे कोरियोलिसिस बल है या फिर दाब प्रवणता है जो है, तो सी यहाँ पर जो है कोरियोलिसिस बल है यहाँ पे बताया गया है, और बी जो भू विक्षेपी पवन या फिर दाब प्रवणता की वजह से या फिर ये दाब प्रवणता आप दिखाई दे रही है ये, तो ये इस तरह से कार्य कर रही है। ये आप देख पा रहे हैं इमेज में। ठीक है, यानी कि जो दाब प्रवणता है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरह से जा रही है, और ये आपका क्या है कोरियोलिसिस बल है। तो ये क्या है, समकोण है, 90 डिग्री के अंश पर है। तो कोरियोलिसिस बल और दाब प्रवणता के समकोण पर ये कार्य करता है। ठीक है, यानी एक दूसरे के समान दिशा में नहीं बल्कि समकोण पर होते हैं। ठीक है, ये आप पहला पॉइंट इसमें थर्ड पॉइंट आप नोट कर लेना। ठीक है, अब यहां बताया गया है कि दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। दाब प्रवणता जो होती है वो समदाब जो रेखाएं होती हैं तो इनके समकोण पर होता है दाब प्रवणता। ठीक है, समदाब रेखाएं जो फैली हुई हैं दाब प्रवणता जो है धरातल पर, तो उन धरातल पर जो समदाब रेखाएं फैली हुई हैं उनके समकोण पर यानी उनके 90 डिग्री अंश पर ऐसे करके इस पर क्या होता है, ये आपका ये समदाब यानी कि जो दाब प्रवणता होती है ऊपर। ठीक है, यानी ये नीचे समदाब रेखा है, समदाब रेखाओं के 90 अंश पर, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि भाई जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी, दाब प्रवणता के बारे में अभी आपने बात कही थी कि दो स्थानों के मध्य जो दूरी के फलस्वरूप जो दाब का डिफरेंस आता है उसे हम दाब प्रवणता कहते हैं। तो जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी तो पवनों का वेग भी कितना होगा, उतना ही अधिक होगा, और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। यानी दाब प्रवणता जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, दो स्थानों के मध्य में, तो दाब प्रवणता ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, पवनों का वेग भी ज़्यादा होगा और पवनों की दिशा ही उतनी ज़्यादा विक्षेपित होगी। विक्षेपित होने का मतलब ये है कि जब वेग ज़्यादा होता है पवनों का तो विक्षेपण की गति, विक्षेपण भी ज़्यादा होता है। अभी आपने ऊपर लिखा भी है। ठीक है, तो थर्ड का सब पॉइंट नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विषुवत वृत्त पर एक कुछ चीज़ें बताई गई हैं विषुवत वृत्त के बारे में। पहली चीज विषुवत वृत्त के बारे में ये बताई गई है कि विषुवत वृत्त पर आपने ऊपर देख लिया कि कोरियोलिसिस बल जो होता है वो शून्य होता है विषुवत वृत्त पर। इसके अलावा पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं, ये बात आप जानते हैं। समदाब रेखाएं जो होती हैं धरातल पर, इसके समकोण पर क्या होता है, इसके समकोण पर पवनें बहती हैं, समदाब रेखाओं के समकोण पर पवनें बहती हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से ये देखने को मिलता है जब कोरियोलिसिस बल विषुवत वृत्त पर होगा नहीं और पवनें जो होती हैं समदाब रेखाओं के समकोण पर बहेंगी, तो यहाँ पर चक्रवात क्रिएट नहीं हो पाते हैं। यानी विषुवत वृत्त पर इस वजह से चक्रवात क्रिएट नहीं हो पाते हैं। निम्न दाब क्षेत्र यहाँ पे बन नहीं पाते हैं, क्योंकि निम्न दाब क्षेत्र बनते भी हैं तो समदाब रेखाओं पर जो समकोण पर पवनें बह रही हैं तो उन पवनों के बहने की वजह से यहाँ पे जैसे 0 डिग्री अक्षांश है तो यहाँ पे अगर निम्न दाब क्षेत्र बना भी तो यहाँ पर इसी दिशा में पवनें जब बह रही हैं तो पवनों के बहने की वजह से ये यहीं के यहीं स्थान की पूर्ति कर देती हैं, यहीं के यहीं इस स्थान की पूर्ति कर देती हैं। तो ये जो निम्न दाब क्षेत्र तो तत्काल में बढ़ जाता है। तो तत्काल में अब निम्न दाब क्षेत्र बढ़ जाता है तो यहाँ पर कोई चक्रवात वगैरह या तूफान वगैरह यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाते हैं विषुवत वृत्त पर। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट आप लिख लेना कि विषुवत वृत्त पर कोरियोलिसिस बल शून्य होता है और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं। ठीक है, अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने के बजाय पूरित हो जाता है। इसी में सब पॉइंट यही कारण है, सेकंड सब पॉइंट, कि विषुवत वृत्त के निकट कोई उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। यानी ये बहुत बार पूछा गया है कि विषुवत वृत्त पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्यों नहीं बनते। उसका रीजन यही है कि यहाँ पर जैसे निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट हुआ, क्योंकि कोरियोलिसिस बल तो है नहीं और किसी चक्रवात को बनने के लिए कोरियोलिसिस बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तभी चक्रवात जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब यहाँ पर कोरियोलिसिस बल होता ही नहीं है विषुवत वृत्त पर, कोरियोलिसिस बल नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कोई चक्रवात बनेगा भी नहीं। ऊपर से जो भी क्षेत्र बनना है, निम्न दाब का क्षेत्र बनना है, वो वहाँ पर जो समकोण पर पवन बह रही है, समकोण की दिशा में ही पवनें बह रही हैं, समदाब की दिशा में पवनें बह रही हैं, उससे हाल के हाल दाब की उस निम्न स्थान की पूर्ति हो जाती है। तो जब निम्न स्थान की पूर्ति हो गई तो ऑब्वियसली बात है इसे भरने के लिए उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध से पवनें नहीं आएंगी तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कोई चक्रवात भी क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे और ये काफी बार पूछा गया है कि भाई यहाँ पर विषुवत वृत्त पर चक्रवात क्यों नहीं बनते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट आपने नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली हेडिंग है, अगली स्वतंत्र हेडिंग आपकी जो है ये है वायुदाब और पवनें। यानी अगली जो स्वतंत्र हेडिंग है ये है वायुदाब और पवनें। ये हेडिंग डाल लेना। ये दिखने में तो आपको ऐसी लग रही है कि जैसे ये हेडिंग जो है आपकी
इसी में अटैच हो, इसी में नहीं है, अलग है। ये वायुदाब और पवनों के बारे में हेडिंग है, तो इसके बारे में बताया गया है कि वायुदाब क्या होता है, पवनें कैसे कार्य करती हैं, बताया गया है। अब देखिए, आपने ऊपर ये तो जाना था, जो घूर्णन बल लग रहा था कि पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर के मध्य जो है घूर्णन बल लगता है पवनों में, ये बात आपने देखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही बात बताई गई है कि पृथ्वी की सतह की ऊंचाई पर ये धरातली प्रभाव से बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें कही गई हैं, यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं। आपने ऊपर भी घूर्णन बल देखा था, घूर्णन बल कितना कितना लग रहा था वो भी आपने देख लिया था। अब यहाँ पर उससे आगे की बात ये कही गई है कि जो पृथ्वी की सतह से 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के ऊपर जो पवनें बहती हैं वो घूर्णन बल के प्रभाव से मुक्त होती हैं। यहाँ पर मैं डायग्राम ले लेता हूँ, डायग्राम बना के समझा देता हूँ कि मान लेते हैं धरातल है, ठीक है, और ये जो ऊपर का स्थान है ये ऊपर धरातल के ऊपर की दूरी है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर के बाद का ये वायुमंडल है, 3 किलोमीटर के बाद का वायुमंडल, यहाँ पे वायु बह रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बताया गया है कि भाई ये जो ऊपर ये वायु बह रही है, सीमा के ऊपर जो वायु बह रही है, ये यानी जो घर्षण बल है, घर्षण बल से तो मुक्त है, क्योंकि कोई धरातल आ नहीं रहा है, कोई यहाँ पर स्थलाकृति संरचना आ नहीं रही है जिससे टकराए, उससे तो मुक्त हो गई ऊपर वाली पवन, ठीक है। फिर ये पवन किसके प्रभाव में होगी? ये पवन जो ऊपर बह रही है, सीमा के ऊपर पवन बह रही है, इस पर 2 प्रभाव होंगे। एक तो आपका कोरियोलिसिस बल का प्रभाव होगा, कोरियोलिसिस बल का प्रभाव होगा, और दूसरा प्रभाव यहाँ पर जो होगा कोरियोलिसिस बल के अलावा दूसरा प्रभाव होगा दाब प्रवणता का, यानी जो दाब प्रवणता लग रही है, इन 2 का प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा। यहाँ पर जो आपका घर्षण का प्रभाव है, घर्षण का प्रभाव यहाँ पर नहीं होगा। तो वही बात बताई गई है कि ऊपर जो पवन बहती है, इस पवन को फिर क्या कहेंगे? ऐसी जो पवनें बहती हैं इन्हें भूविक्षेपी पवनों के नाम से फिर जाना जाता है। वो बात यहाँ पर इस टॉपिक में इसमें बताई गई है, भूविक्षेपी पवनों के नाम से इन पवनों को जाना जाता है, क्योंकि धरातल से बिल्कुल ऊपर वायुमंडल में बह रही हैं पवनें, ठीक है। तो ये इन्हें भूविक्षेपी पवनें कहा जाता है। फिर तो यहाँ पर आप नोट करेंगे इसमें पहला पॉइंट यहाँ पर कि पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह पर 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पवनें धरातली घर्षण से मुक्त होती हैं और मुख्यतः दाब प्रवणता तथा कोरियोलिसिस बल से नियंत्रित होती हैं। ये किससे नियंत्रित होती हैं? ये फिर दाब प्रवणता और कोरियोलिसिस बल से नियंत्रित होती हैं। अब इसी में सब पॉइंट आप नोट करेंगे कि जब समदाब रेखाएं सीधी हों, यानी आपकी समदाब रेखाएं जो है वो लगातार सीधी हों और घर्षण का प्रभाव ना हो, यहाँ पे कोई घर्षण जो है वो प्रभाव में ना हो, ठीक है, तो दाब प्रवणता यहाँ पे आपको डेफिनेशन के रूप में बताया गया है। देखिए ऊपर वाली लाइन इसलिए लिखवाई मैंने ऊपर वाली लाइन, क्योंकि ऊपर वाली लाइन से आप नीचे वाली लाइन अपना समझ में आ जाएगी। अगर आप ऊपर वाली लाइन स्किप कर देंगे और डायरेक्ट में यहाँ पर ये वाली लाइन लिखवाता, जैसे काफ़ी सारी बुक में, स्टैंडर्ड बुक में यही लाइन लिखाई गई है, तो ये लाइन लिखवाने से ये होगा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने ऊपर वाली लाइन भी लिखवाई। तो जब समदाब रेखाएं सीधी हों और घर्षण का प्रभाव ना हो तो दाब प्रवणता बल कोरियोलिसिस बल से संतुलित हो जाता है, ठीक है, और पवनें जो होती हैं समदाब रेखाओं के फिर समानांतर पैरेलल में बहने लगती हैं, ठीक है। इन पवनों को क्या कहते हैं? भूविक्षेपी पवनों के नाम से ये जानी जाती हैं। ये आप पूरा सेकंड, यानी पहले का सेकंड पॉइंट, पहला सब पॉइंट आप लिख लेना, ठीक है। ये आपने यहाँ पर देख लिया। तो ये तो भूविक्षेपी पवनों की बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर कुछ और पवनों के प्रसंचरण की बात कही गई है। अब देखिए यहाँ पर चक्रवाती पवनों की बात कही गई है, चक्रवाती और प्रतिचक्रवाती प्रसंचरण है उसकी बात और कही गई है। तो सेकंड पॉइंट आपका ये कह रहा है यहाँ पर कि निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ जो पवनों का परिक्रमण होता है, कोई लो प्रेशर जोन है, ठीक है, इसके चारों जो पवनों का जो परिक्रमण हो रहा है, जो पवनें जो घूम रही हैं, ठीक है, तो इस परिक्रमण को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? चक्रवाती प्रसंचरण कहलाता है। सेकंड पॉइंट पे आप लिख लेना कि निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती प्रसंचरण कहलाता है। इसी में सब पॉइंट। वहीं उच्च वायुदाब क्षेत्र के चारों तरफ जो ऐसा ही प्रसंचरण जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिचक्रवाती प्रसंचरण कहते हैं, ठीक है। यानी कि ध्यान रखना प्रतिचक्रवाती कहाँ पे होता है? जहाँ पे उच्च वायुदाब होता है, और यहाँ पर चक्रवाती कहाँ होता है? जहाँ पे निम्न दाब होता है, यानी लो प्रेशर जोन होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है, सेकंड पॉइंट में। और नोट करके इनमें आप नोट लगा के आप एक कुछ चीज़ें लिख देंगे, नोट 1 और नोट 2 करके, ठीक है। और एक डायग्राम और होगा, वो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। पहले नोट 1 में लिख लेते हैं। देखिए जो ये प्रणालियां हैं निम्न दाब और उच्च दाब वाली, तो इन प्रणालियों में पवनों की दिशा जो होती है दोनों गोलार्धों में भिन्न हो जाती है। ये बात पहला नोट में आप लिख लेना। दूसरा नोट यहाँ पर ये कहता है, दूसरा नोट, कि प्राय जो निम्न दाब क्षेत्र होते हैं इन पर वायु अवसरित होगी और ऊपर उठेगी। अवसरित का मतलब क्या होता है? कि ये क्षेत्र, इनमें वायु का झुकाव होता है,
यानी कि भाई कोई वायु का गड्ढा है यहाँ पर, मान लीजिए कोई LPZ के जरिए कोई यहाँ पर वायु का निम्न वायुदाब क्षेत्र बन गया, यानी एक यहाँ पे गर्त बन गया, ठीक है। तो इस गर्त को भरने के लिए नीचे से पवनें चलती हैं, इसे अविसरित करने के लिए, इसे भरने के लिए क्या करती हैं पवनें, ऐसे करके चलती हैं, ठीक है। तो इसे अविसरण बोलते हैं, इस क्रिया को अविसरण बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, अविसरण बोलते हैं। तो नोट 2 में लिख लेना, प्राय निम्न दाब क्षेत्र पर वायु अविसरित होगी और ऊपर उठेगी, यानी इस गड्ढे को भरने के लिए, निम्न दाब वाले क्षेत्र में जो गड्ढा क्रिएट हो गया वायु का, उसे भरने के लिए वायु क्या करेगी, इसको ओर चल पड़ेगी, यानी अविसरित होगी, ठीक है। और वहीं बताया गया है उच्च दाब वाला क्षेत्र जो होगा तो वहां पर क्या होगा, वायु का अवतलन होगा, धरातल पर अपसरित होगी। अविसरित और अपसरित, ध्यान रखना, 2 वर्ण है। अविसरित का मतलब क्या है कि वायुदाब वाला, निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र भरा जा रहा है, और अपसरित का मतलब ये है कि वायु उच्च दाब से निकल कर बाहर आ रही है, ठीक है। अब मैं हाई प्रेशर जोन बना के दिखा दे रहा हूँ, ये क्षेत्र है हाई प्रेशर जोन वाला, ठीक है, यानी उच्च दाब क्षेत्र ऊ बना दे रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ से क्या करा कि वायु का अवतलन हुआ, अवतलन का मतलब धसाव, अवतलन का मतलब होता है धसाव, यानी कि ये वायु जब होती है बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, बहुत ज्यादा सघन हो जाती है, बहुत ज्यादा भारी हो जाती है, तो क्या होती है, बाहर की तरफ निकलने लगती है ऐसे करके। तो ये बाहर की तरफ धसाव हो गया, तो पवनें इस तरह से इससे बाहर निकलने लगी, इस हाई प्रेशर जोन से पवनें जो बाहर निकलने लगी, ठीक है। और बाहर निकलने के बाद ये पवनें क्या होती हैं, चारों दिशाओं में फैल गई, अपसरित हो गई, इस तरह से अपसरित हो गई, ठीक है। तो ये क्रिया जो हुई अपसरण वाली क्रिया हुई, अपसरित वाली क्रिया बोली जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर आप नोट 2 में आप लिख लेना, ये ध्यान रखना, अभिसरण और अपसरण याद रखना आप, ठीक है। अभिसरण का मतलब है भराव, यानी कहीं पर कोई चीज भरी जा रही है, अपसरण का मतलब इससे बाहर निकल कर दूसरी दिशाओं में जा रही है चीज, ठीक है। तो ये भूलना मत, हिंदी के वर्ड हैं, ऑब्वियसली बात है आप लोग भूल जाते होंगे, और इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के समझाए भी हैं, ये आपने लिख लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चार्ट ये आपको बनाना पड़ेगा, ये चक्रवात और प्रतिचक्रवात के बारे में है, और ये भी एग्जाम में पूछा गया है काफी बार कि चक्रवात की दिशा किस दिशा में कैसे होते हैं, यानी कैसी होती है दाब पद्धति ये चक्रवाती है, ये प्रतिचक्रवाती दाब पद्धति है। केंद्र में दाब की दिशा निम्न है, ठीक है। तो यहाँ बताया गया पवन दिशा का प्रारूप क्या होगा चक्रवात में, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा। यानी ऊपर अभी आपने नोट 1 में ये देखा था कि चक्रवात या प्रतिचक्रवात हो, इनकी दिशा गोलार्ध के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में कुछ होती है और दक्षिणी गोलार्ध में कुछ अलग होती है। अब जैसे बात करते हैं चक्रवात की, तो चक्रवात की उत्तरी गोलार्ध में जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। एंटी क्लॉकवाइज होता क्या है, यानी घड़ी की दिशा के विपरीत। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि आपकी ये घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है। अब घड़ी की सुई इस तरह से चलती है ये, यानी ये सुई जो है यहाँ से फिर यहाँ आएगी सुई है, यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है, यानी इस तरह से चल रही घड़ी की सुई है, ये इसे क्लॉकवाइज बोलेंगे, यानी घड़ी की दिशा के अनुरूप, ठीक है, इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। अब ये घड़ी, मान लो ये घड़ी की सुई उल्टी चलने लगे, यहाँ से ये घड़ी की सुई यहाँ पे आ जाए, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ जाए, यानी ऐसे चलने लगे ये सुई, ठीक है, तो ये क्या बोला जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज बोला जाएगा। तो चक्रवात यहाँ पे बताया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात जो बनता है उसकी दिशा कैसी होती है, इस तरह की होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, इस तरह से होती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ठीक है। और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में दिशा कैसी होती है, घड़ी की दिशा के अनुरूप, यानी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। प्रतिचक्रवात की बात करें, इसके केंद्र में दाब कैसा होता है, उच्च होता है, और इसमें कैसी होती है, घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा पवन की, ठीक है। और दक्षिण गोलार्ध में इसकी पवन की दिशा कैसी होती है, घड़ी की दिशा के विपरीत होती है। देखिए यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चीज मैं आपको बताना जा रहा हूँ, दोनों को रटने की जरूरत नहीं है, केवल आप ये पोर्शन रट लीजिए, केवल उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध वाला, ठीक है। केवल या तो उत्तरी गोलार्ध रट लीजिए या फिर दक्षिणी गोलार्ध रट लीजिए। उत्तरी गोलार्ध में जो हो रहा होगा उसका उल्टा फिर दक्षिणी गोलार्ध में होगा। जैसे चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज सिचुएशन क्रिएट हो रही है पवनों के साथ, और वहीं अगर चक्रवात अगर दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो कैसा होगा, क्लॉकवाइज सिचुएशन क्रिएट होगी इसमें, ठीक है। इसका उल्टा कर दीजिए, वो एड कर दीजिए, याद करने का तरीका ये है। वहीं प्रतिचक्रवात की बात करें तो प्रतिचक्रवात कैसा होगा, ये क्लॉकवाइज होगा उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में आप इसे अपना उल्टा कर दीजिए, यानी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ऐसे करके आप आसान भाषा में इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ आपका ये यहाँ पर चैप्टर, इसे मैं यहाँ पे विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। देखिए मेरा पूरा भरसक प्रयास ही रहता है कि मैं आपको वीडियो जो है बेहतर से बेहतर मिले, और देखिए आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, मुश्किल से 7 से 8 दिन और लगेंगे, ठीक है। इतने में ही आपका ये आपकी जो बुक है ये समाप्त हो जाएगी, इसके बाद क्लास 12th स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, ज्योग्राफी मैंने कंटिन्यू में करवाई है, कंटिन्यूटी में ही पूरी होगी आपकी, बस आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरे जो सब्जेक्ट जो है आपके ये पूरे ऑप्शनल के हिसाब से सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। जो आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल होता है उसी अकॉर्डिंग सब्जेक्ट भी यहाँ पर है, तो उसी अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ रहा है, यानी आपको यहाँ पे लाइटली में नहीं चल रहा हूँ, पूरा
डीपली लेके चल रहा हूँ। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा धैर्य तो करना पड़ेगा, टाइम भी लगेगा यहाँ पर। यानी कोई भी किताब हो, सब्जेक्ट को 3 से 4 महीने ले लेता है बड़े आराम से कंप्लीट होने में। तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए ये अब हमारी जो अगस्त तक समाप्त हो जाएगी पूरी ज्योग्राफी एनसीईआरटी वाली, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को ज्वाइन करना भी बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।